गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का 4th चैप्टर चौथा पार्ट जिसका नाम है ऊष्मा, इसकी एक्सरसाइज बच्चों आज हम लोग करेंगे। इसका अभ्यास कार्य में जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उसको समझते हुए उनके प्रश्न उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों पिछले दिन हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा था, समझा था और ऊष्मा के बारे में जाना था। ऊष्मा क्या है और इसको हम लोग किस प्रकार से मापते हैं, किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, साथ ही ऊष्मा स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां थी, ऊष्मा के चालक और ऊष्मारोधी कौन कौन से पदार्थ हैं, इन विषयों पर हम लोगों ने कुछ चर्चा की। आज की क्लास में बच्चों इसी पाठ की हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चे तैयार हो जाएं इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने के लिए। तो अपनी साइंस की बुक और साइंस की कॉपी दोनों तैयार रखें। जो बच्चों छोटे छोटे से प्रश्न हैं उनको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जिन प्रश्नों के उत्तर थोड़ा सा बड़े हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर देखें। तो चलिए अभ्यास कार्य में हम लोग पहुंचते हैं। पेज नंबर 47 नंबर बच्चों पेज देखेंगे। कौन सा पेज नंबर? 47 देख रहे हैं। इस पेज में प्रश्न क्रमांक पहले और दूसरे में आपको क्या करना है? प्रश्न उत्तर लिखना। इन दोनों के प्रश्नों के जवाब आपको देना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच समानताएं और अंतराल। तो बच्चों हम लोगों ने पाठ पढ़ने के दौरान समझा था कि तापमान मापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तापमापी की जरूरत पड़ती है, थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए जिस तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जिस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टरी तापमान। यानी जिसका प्रयोग डॉक्टर करें वह डॉक्टरी तापमान। इसी प्रकार से हम लोगों को और भी बहुत सारी वस्तुओं के तापमान मापने की जरूरत पड़ जाती है। बहुत से प्रयोगशाला में इस प्रकार की पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रयोग करने के दौरान उनका तापमान भी मालूम करना पड़ता है। तो जिस तापमापी के द्वारा अन्य पदार्थों का, शरीर के अलावा दूसरे पदार्थों का तापमान मापा जाता है, अधिकांशतः इस प्रकार के तापमापी का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है, जिसे हम लोग प्रयोगशाला तापमापी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों कौन कौन से तापमापी हो गए? एक तो हो गया आपका डॉक्टरी तापमापी, दूसरा हो गया प्रयोगशाला तापमापी। और भी बच्चों अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापी बनाए जाते हैं। जैसे मौसम संबंधी जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, न्यूनतम तापमान कितना है किसी स्थान का या अधिकतम तापमान कितना है, उस उद्देश्य के लिए भी अलग प्रकार के तापमापी बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी में आपको अंतर बताना है और समानताएं बताना है। तो बच्चों यदि हम समानता की बात करें, तो दोनों प्रकार के तापमापी क्या हम कर रहे हैं? अभ्यास के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं ना, प्रश्नोत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर अभी हम लोग कर रहे हैं, पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। इस समानता की हम लोग बात करें कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में समानताएं कौन कौन सी? समानताएं कौन कौन सी हैं? तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने पाठ पढ़ने के दौरान समझा था, जाना था कि दोनों प्रकार के तापमापी कांच के बने, यह भी समानता आप देख सकते हैं। दूसरी समानता क्या है? दोनों प्रकार के बच्चों तापमापी में पारे का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है पारे का। और भी समानता आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि
दोनों के अंदर समान व्यास की कांच नहीं होती, ये भी समानता आप बता सकते हैं। या फिर हम लोग इसके परिसर की बात करें तो इसके परिसर में भी, परिसर में बच्चों अंतर है दोनों के परिसर में। तो समानता में हम क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए। पहली समानता हम लोग लिख देते हैं कि डॉक्टरी तापमान, ऐसा लिखते हैं डॉक्टरी तापमान एवं प्रयोगशाला तापमापी में डॉक्टरी तापमापी एवं प्रयोगशाला तापमापी में पारे का प्रयोग होना, पारे का प्रयोग होता है। एक ये समानता होगी। ठीक, दूसरी समानता आप बता सकते हैं कि दोनों प्रकार के तापमापी, दोनों प्रकार के तापमापी किसके बने होते हैं, कांच के बने, कांच के बने होते। चलिए दो समानताएं हो गई। असमानताओं की यदि बात करें, इन दोनों के बीच अंतर कौन से हैं वो भी हम लोग दो लिख देते हैं। असमानताएं क्या लिखते हैं आप, समानताएं, या दोनों के बीच अंतर कौन सा। पहला अंतर आप लिख लें कि डॉक्टरी तापमापी का परिसर कहां से कहां तक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता, जबकि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कहां से कहां तक होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता। इस तरह से बच्चों दोनों के बीच पहली असमानता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर आप रख सकते हैं बच्चों दोनों प्रयोगशाला और डॉक्टरी तापमापी के में जो दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि दोनों के बीच बच्चों कांच का अंतर है। एक तो डॉक्टरी तापमापी है वह कम कठोर कांच का बना होता है, जबकि प्रयोगशाला जो तापमापी है वो अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा कठोर कांच का बना होता है, क्योंकि उससे हमें उच्च ताप मालूम करना पड़ता है। यह भी अंतर आप देख सकते हैं। चलिए इसके अंतर को हम लोग लिखते हैं कि डॉक्टरी तापमापी की अपेक्षा, ऐसा लिखते हैं डॉक्टरी तापमापी की अपेक्षा प्रयोगशाला तापमापी ज्यादा कठोर कांच का बना होता। इस तरह से बच्चों को पहले प्रश्न का उत्तर आपके पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप दूसरे
कुछ दूसरी समानता या दूसरा अंतर भी बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है बच्चों। अगला प्रश्न है आपकी बुक में कि ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण आते हैं। तो ऊष्मा चालक पदार्थ कौन से हैं, ऊष्मारोधी पदार्थ कौन से हैं, दो दो सिर्फ आपको नाम लिखना है और इसकी परिभाषा नहीं पूछा है, सिर्फ नाम इसको पूछा है। तुम लोग नाम लिखेंगे तब भी एक बार समझ लें और जान लें। बच्चों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने भीतर से ऊष्मा को बहने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं। ऐसी चीजों को, ऐसे पदार्थों को हम लोग ऊष्मा के चालक कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने भीतर से ऊष्मा को बहने नहीं देते, प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें हम लोग ऊष्मारोधी पदार्थ। तो जो अपने अंदर से ऊष्मा को बहने दे तो क्या है, ऊष्मा के चालक। जो न बहने दे वो ऊष्मारोधी पदार्थ। इसके आपको उदाहरण बस देना है। बच्चे इसको, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न जो पूछ रहा है इसका जवाब दूसरा प्रश्न का उत्तर है क्या प्रश्न, ऊष्मा चालक, ऊष्मा चालक और क्या लिखना है, ऊष्मारोधी। ठीक है, ऊष्मारोधी ऊष्मा बच्चों ऊष्मा के चालक कौन से हैं? तो बच्चों लगभग बच्चों मुख्य रूप से ऊष्मा के जो चालक हैं वो सभी धातुएं। तो धातुएं कौन कौन सी हैं? सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, लोहा है। ये सारी धातुएं ऊष्मा के चालक हैं। ये अपने अंदर से ऊष्मा को बहने देती है, ऊष्मा को प्रवाहित होने देती है। तो किसी भी धातु को आप नाम कर सकते हैं। तो ऊष्मा चालक तांबा, तांबा, लोहा, चांदी, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी धातु, इस तरह से ऊष्मा चालक हो गई। ऊष्मारोधी कौन सी, जो ऊष्मा को अपने अंदर से नहीं बहने देती। तो एक तो क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक, और क्या है, लकड़ी। ये बच्चों ऊष्मारोधी पदार्थ। इस तरह से हमारे दो प्रश्नों के उत्तर पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। और तीसरा प्रश्न है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति। तीसरे नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए कथनों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या भरना है। इसको साफ कर दिया जाए। आपको स्पष्ट दिखाई दे और अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे साफ कर लें तो आगे बढ़ते हैं। इससे क्लियर से पाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न में बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इनको भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो है क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। ये तो पहला रिक्त स्थान क्या है, क्या नंबर को हम लोग पढ़ेंगे। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी खाली स्थान द्वारा प्राप्त होती है। बहुत सरल है और लगभग सभी बच्चे इस प्रश्न का, इस खाली स्थान को आराम से पूरा कर लेंगे और समझ पा रहे होंगे। किसी भी चीज का हम लोग तापमान कैसे मालूम करते हैं, तो थर्मामीटर
ये आप लिख सकते हैं, या फिर तापमापी लिख दें, या फिर थर्मामीटर, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर भर दें तापमापी या थर्मामीटर। इस तरह से पहला जो आपका सेंटेंस है पूरा हो जाएगा। पहले में क्या लिखेंगे, ता नंबर में आपको भरना है तापमापी। दूसरे में ता नंबर तो पहुंच गए हम लोग, देखते हैं। उबलते हुए पानी का ताप खाली स्थान तापमापी से नहीं मापा जा सकता। उबलते हुए तापमापी पानी का हमको टेम्परेचर लेना है, तापमान मालूम करना है, किसका प्रयोग होगा बच्चों, उसको हम लोग प्रयोगशाला तापमापी से मापेंगे, डॉक्टरी तापमापी से नहीं माप सकते। तो इस प्रश्न क्या वो खाली स्थान क्या पूछ रहा है, उबलते हुए पानी का ताप खाली स्थान तापमापी से नहीं, यहाँ लिखा हुआ नहीं, तो यहाँ पर डॉक्टरी भर दें और ये आपका कथन कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टरी डॉक्टरी। अगला नेक्स्ट, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। डिग्री लिखा हुआ है, सेल्सियस शब्द आपको भरना है यहाँ पर, तो सेल्सियस कहाँ लिख देंगे, सेल्सियस। नंबर, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, उस क्रिया को, उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों पाठ पढ़ने के दौरान हम लोगों ने जाना था कि ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, एक जगह से दूसरी जगह 3 तरीकों से पहुंच सकती है। एक तो चालन, दूसरा क्या था, संवहन, और तीसरा था विकिरण। तो ये प्रश्न जो है आपका, इसके बिना किसी माध्यम, तो हम लोगों ने पढ़ने के दौरान ये भी समझा था कि चालन और संवहन, इन विधियों के द्वारा जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है, तो दोनों में माध्यम की जरूरत है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधि है, जो बिना माध्यम के कंप्लीट होती है, जिसमें बिना माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, उस विधि को हम लोग विकिरण की विधि बोलते हैं। क्या भरेंगे यहाँ, विकिरण। अगला है 4 नंबर, एक दो और बचे हुए हैं, उनको भी देखते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई। एक ग्लास में गर्म दूध रखा हुआ है, उसमें स्टील का एक चम्मच रख दिया गया है। यह अपने दूसरे सिरे पर ऊष्मा का स्थानांतरण खाली स्थान। बच्चों क्या पूछना है, खाली स्थान क्या यहाँ भरना है। एक ग्लास में गर्म दूध रखा हुआ है, उसमें एक स्टील का चम्मच यदि हम डाल दें, तो क्या चम्मच का दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। आप बिल्कुल इसको समझ पा रहे होंगे कि चम्मच का दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। इस क्रिया में किस विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। गर्मी ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि के द्वारा दूसरे सिरे तक पहुंच रही है। बच्चों लोगों ने पाठ पढ़ा था, तो यह भी समझा था कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। यहाँ पर हम लोग चालन लिख देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरेंगे, चालन। चालन। चलिए एक और बच्चों बचा हुआ है, इसको भी देखते हैं, समझते हैं। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा खाली स्थान रंग के वस्त्र ऊष्मा को अधिक सोखते हैं, ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो बच्चों हल्के रंग की अपेक्षा यहाँ पर क्या आएगा, शब्द यहाँ पर क्या भरेंगे, गहरे। क्या भरेंगे, गहरे रंग के वस्त्र। गहरा वस्त्र भरना है। आगे काफी शब्द लिखा हुआ है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे। इस तरह से बच्चों आपके जो खाली स्थान थे, रिक्त स्थान थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अपनी पेंसिल से अपनी बुक में भी भर लेंगे और इस काम को अपनी साइंस की कॉपी में भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों हम लोग पेज नंबर 48 48 नंबर पेज में पहुंच चुके हैं।
यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ जोड़ियां मिलानी है। कॉलम ए में दिए गए तत्वों को कॉलम बी के शब्दों से मिलाना। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग करते हैं। इसको आप बुक में ही समझ लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसे बुक में ही टिक कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे और जोड़ियां फिर सही सही जोड़े एक दूसरे के सामने। जो जिसकी जो जोड़ी सही है उसे कॉपी में ठीक तरीके से लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इनको। थल समीर के बहने का समय, थल समीर के बच्चों इसके बारे में हम लोगों ने पाठ पढ़ा था, पेज नंबर 44। समुद्र समीर और थल समीर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म है। सूर्य की रोशनी से, सूर्य की ऊष्मा से बच्चों, सूर्य से हमें क्या चीजें मिलती हैं? सूर्य से दो चीजें मिलती हैं। एक तो सूरज हमें गर्मी देता है और दूसरा प्रकाश देता है ना, दो चीजें मिलती हैं। तो सूरज की ऊष्मा से क्या होता है, जो धरती है वो भी गर्म हो जाती है और साथ में समुद्र का पानी भी गर्म होता है। यहाँ पर कौन सी घटना लिखी हुई है? दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी से गर्म हो जाता है। स्थल की ऊपर की गर्म वायु क्या होगी? धरती के आसपास की जो गर्म वायु है वो भी गर्म हो जाएगी और वो ऊपर की ओर हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ उस जगह को भरने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवा तेजी से आएगी, जबकि रात के समय ये काम उल्टी दिशा से होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर और ठीक यहाँ पर बच्चों हम लोग जोड़ियों को जो पूरा कर रहे थे पर पहुंच गए हैं कि थल समुद्र के बहने का समय रात, रात में है। चौथे नंबर इस जोड़ी को मिला दें और समुद्र समीर के बहने के समय को दिन से मिला दें। ठीक है, आगे देखते हैं गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। किस मौसम में हम लोग गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं? तो बच्चों किस मौसम में पहनते हैं? सर्दियों के मौसम में, ठंडियों के मौसम में। और हल्के रंग के कपड़े कब पहनते हैं? उसको गर्मियों से मैच करा। तो क्यों ऐसा करते हैं बच्चों? जो बच्चों हल्के रंग के कपड़े हैं, मान लीजिए सफेद कपड़ा है, तो वो सूरज की जो ऊष्मा है जो भी उसको क्या है विकृत कर देता है, उसको सिर्फ नहीं करता। जबकि जो गहरे रंग के कपड़े हैं गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं ऊष्मा। इस कारण से अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के लोग कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ बच्चों दुनिया मिला रही थी जो आप लोगों ने मैच करा ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न में हम लोग पहुंच गए, इसको भी समझते और पूरा करते हैं। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? इसके बारे में आपको समझना है, इसको बताना है कि ठंडी के मौसम में यदि आप एक रजाई की जगह 3-4 कंबल एक के ऊपर एक परत बनाकर उसके अंदर सो जाएं, लेट जाएं, तो आपको ज्यादा गर्मी प्रदान करें। भले रजाई की मोटाई इतनी है और 4 कंबलों की मोटाई इतनी है। इसका कारण क्या है बच्चों?
कंबल की परतों के बीच हवा फंस जाती है, वायु फंस जाती है, वायु ट्रैप हो जाती है, तो क्या होता है, वायु जो है वो उस शरीर की गर्मी को, शरीर की उष्मा को बाहर नहीं निकलने देती, बाहर नहीं विकृत होने देती, बाहर नहीं फैलने देती, वो उसको वहीं पर कैद करके रखेगी, आपके शरीर की गर्मी को वहीं पर कैद करके रखेगी। जबकि यदि हम एक परत का, उसी मोटाई का एक परत का बना कोई कंबल या फिर कोई अन्य चीज ओढ़ते हैं, तो उसके बीच उतनी मात्रा में वायु भी फंस पाती है। यही कारण है यदि समान मोटाई के कपड़े ओढ़ने के लिए प्रयोग करें, एक ऐसा हो कि एक ही परत का बना हो, एक कई परतों का बना, तो कई परतों वाला वस्त्र हमें ज्यादा गर्मी प्रदान करेगा, ज्यादा उष्णता देगा। चलिए आगे देखते हैं। चित्र आपको देखना है, अंकित कीजिए कि कहां चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित है। ठीक है बच्चों, एक चित्र बना हुआ है 4.13, आप रिपोर्ट पे देख पा रहे होंगे। आपको अपनी कॉपी में चित्र बनाना है और तीर के निशान लगाकर लिखना है कि किस विधि के द्वारा कहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण, किस विधि के द्वारा कहां पर हो रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो आपका पात्र रखा हुआ है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो पानी के अणुओं के बीच जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा किस विधि के द्वारा होगा, वो होगा संवहन विधि के द्वारा। तो द्रव पदार्थों में संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। यहाँ पर आप एरो का निशान लगाकर, तीर का निशान लगाकर लिख दें, यहाँ संवहन चालन के द्वारा और विकिरण, चालन लिख दें। ठीक है, जो ये बच्चों पात्र रखा हुआ है ये धातु का रखा हुआ है, धातु का बना हुआ, तो यह पात्र जो है ये भी पूरा गर्म हो जाए। इसकी जो बॉडी में जो गर्मी पहुंच रही है चारों तरफ, वह चालन विधि के द्वारा पहुंच रही है। इसके पात्र में तीर का निशान लगाएं और यहाँ लिखिए चालन। गैस की बर्नर से जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है इस पात्र को, वहां पर तीर का निशान लगा के लिख दें विकिरण के द्वारा। इस तरह से बच्चों इसे हम नामांकित कर दें कि किस विधि के द्वारा कहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। आगे जो प्रश्न है 7वें नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये क्या कह रहा है देखेंगे। थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, इसे भी पूरा कर देते हैं आज क्लास में। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। तो बच्चों क्या है कि घरों को ठंडा रखने के लिए गर्मी के मौसम में क्या करना चाहिए, घर की बाहरी दीवारों को सफेद रंग से पेंट कराना चाहिए। और ऐसे स्थान जहां पर साल के अधिकांश महीने गर्म मौसम रहता है, वहां के लोग अपने मकान को सफेद पोताई करा के रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों जो सफेद रंग है वो जो गर्मी है ना, उष्मा की किरणों को, उष्मा को उसकी श्वेत रंग की दीवारें क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, वापस लौटा देती, अवशोषित नहीं करती। यही यदि इनकी दीवारों को हम गहरे रंग से कलर करा दें, पेंट करा दें, ये गर्मी को अवशोषित कर लेंगे, सोख लेंगे, विकृत नहीं करेंगे, परावर्तित नहीं करेंगे। यही कारण है कि जहाँ का मौसम गर्म रहता है वहाँ के मकान की दीवारें लोग सफेद कलर से पेंट कराना पसंद करते हैं, इससे उष्मा को सूखे नहीं और मकान के अंदर ठंडक बनी है, तो हमें गर्मी अधिक नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चों सही विकल्प है, इनको भी पूरा कर लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का तापमान
30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर पानी को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा पानी का? तो बच्चों इसका घ नंबर विकल्प सही है, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसी प्रकार से 9वां नंबर जो है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गेंद को कटोरी में भरे, ठीक, 9वां नंबर कह रहा है एक ऐसी लोहे की गेंद आप ले लें जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उसे 40 डिग्री सेल्सियस किसी गर्म पानी पर बहुत डुबाएं, तो यह गर्मी किस ओर बहेगी? ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरफ होगा? पानी से बॉल की तरफ होगा लोहे की, कि लोहे की बॉल से पानी की तरफ होगा? तो बच्चों दोनों का तापमान समान है, तो जो ऊष्मा स्थानांतरण कहीं नहीं होगा। देखते हैं ऐसा कोई विकल्प क्या दिया हुआ है। खा नंबर है, 9वें का खा नंबर विकल्प आपका सही है। इसमें यही लिखा हुआ है, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना तो जल से लोहे की गोली की ओर ऊष्मा स्थानांतरित हो। इसमें खा नंबर में टिक करें। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले के अंदर डुबा के रखा गया, क्या इसका दूसरा सिरा ठंडा हो पाएगा? तो कुछ देर पहले बच्चों हम लोगों ने जाना था कि जो लकड़ी है वो क्या है? ऊष्मा रोधी पदार्थ, इसमें ऊष्मा नहीं बह पाती, इसके बीच से ऊष्मा प्रसारित नहीं हो पाती, नहीं बह पाती, प्रवाहित नहीं हो पाती। तो इसलिए यदि हम किसी आइसक्रीम की डिब्बी में लकड़ी का चम्मच डाल दें, उसका दूसरा जो सिरा है वो ठंडा नहीं। अगला है, एक और बच्चों बचा हुआ है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाती है। अगला है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा नंबर, इसका जवाब क्या सही है? जो स्टील की अपेक्षा जो तांबा है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए स्टेनलेस स्टील की कई कढ़ाइयां बाजार में ऐसी मिलती हैं जो तो स्टील की बनी होती है लेकिन उनकी टेंगी में तांबे की पॉलिश कर दी जाती है, इससे ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत अच्छे से हो सकता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सही विकल्प भी पूरे कर लिए हैं और इसकी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, और सभी बच्चे अपनी साइंस की कॉपी में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर पूरे कर लेंगे। साथ ही जिन बच्चों ने पूरी क्लास अपनी अटेंड नहीं कर पाई, उनके वीडियो विद्यालय के चैनल में उपलब्ध है, वहां से देखकर वो अपनी जो भी होमवर्क दिया गया है, जो भी लिखाया गया है, उसे अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।